अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ENG 524 की फाइनल टर्म सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 25, न्यू लिबरलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन एंड CDA क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। इसमें बच्चों हमने क्या पढ़ना है कि ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों का ये फेवरेट चैप्टर है ENG 524 में से। इसको आपने अच्छी तरह से करके जाना है। न्यू लिबरलिज्म क्या होती है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है, न्यू लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड CDA का, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने मीडिया को और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं उनको और सोसाइटी की जो शक्ल है ना उसको चेंज किया है। अब यहाँ पर अगर हम टॉपिक देख लें पहला न्यू लिबरलिज्म, ये आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये क्या है? न्यू लिबरलिज्म असल में एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि फ्री मार्केट पर जोर देती है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जो वो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो आपकी करैक्टरिस्टिक भी आ सकती हैं कि करैक्टरिस्टिक ऑफ न्यू लिबरलिज्म लिखें। न्यू लिबरलिज्म इज़ अ टर्म दैट डील स्पेसिफिकली विद द इकोनॉमिक आइडियाज़ अबाउट फ्री मार्केट। अब इसकी जो इसकी करैक्टरिस्टिक है, जो इसके पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इट्स करेक्टराइज्ड बाय फ्री मार्केट मोड, उसके बाद डीरेगुलेशन, फाइनेंशियल मार्केट, प्रिवेटाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन एंड द शिफ्ट अवे फ्रॉम स्टेट वेलफेयर प्रोविजन। अब यहाँ पर है द न्यू लिबरल एरा बिगिन इन द 1970। ये जो मूवमेंट थी ये 1970 में शुरू हुई थी और अब तक ये चल रही है। इट इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म दैट हैज़ लार्जली कम टू डोमिनेट ग्लोबल इकोनॉमी से। जो अब यहाँ पर अगर हम देख लेना इनको वन बाय वन, यहाँ पर एक और है द टर्म न्यूबलिज्म कम टू प्रोमिनेंस इन एकेडमिक्स इन द अर्ली 2000। ये जो है ना आपकी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब द एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्ट ऑफ 90s वर अटेम्प्ट्स टू रेजिस्ट न्यू लिबरलिज्म। पहले इसे जो है ग्लोबलाइजेशन कहा जाता था और फिर 80s से जो 90s था ना, तब ये चीज़ फ्री ट्रेड डील से की वजह से और भी तेज़ हो गई थी। यहाँ पर अगर हम जो ऊपर है हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े, डीरेगुलेशन, फाइनेंशियल मार्केट, प्रिवेटाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन, इनको अगर हम वन बाय वन देखें तो ये क्या चीज़ है? प्रिवेटाइजेशन क्या चीज़ है कि न्यू लिबरलिज्म पोजेस दैट द स्टेट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, कि बिजनेस और इंडस्ट्री से जो है इनको दूर रखा जाए, और इसका मकसद यही है कि एफिशिएंसी लेना ही होता है। यहाँ पर डीरेगुलेशन है। डीरेगुलेशन में क्या है? न्यू लिबरल पॉलिसी सीक्स टू रिमूव एनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि अगर जो सख्त रूल है ना, स्ट्रिक्ट रूल है, उनको ख़त्म कर दिया जाए और ताकि आराम से काम कर सके। फ्री मार्केट क्या है? फ्री मार्केट है बोथ प्रिवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन contributes to the creation of free market. A free market is one that is unhindered by regulation and is operated by private entities rather than state. Owner goods and capital should be able to flow freely with little restriction across the border. यानी कि जो माल और पैसा वगैरह ना उसके बॉर्डर के जो उस साइड पे है आर पार जो फ्रीली वो चीज़ें सारा सिस्टम जो है ना ये फ्रीली चल सके, तो ये फ्री मार्केट है। इंडिविजुअलाइजेशन ये क्या चीज़ है? इंडिविजुअलाइजेशन ये है कि स्टेट्स की जिम्मेदारी कम हो जाए और हर शख्स जो है वो अपनी खुद जिम्मेदारी उठाए। टॉपिक 2 हमारे पास है, यहाँ पर आपके पास है इन लिबरलिज्म द टर्म डीरेगुलेशन सुजेस्ट द बिजनेस ऑपरेशन मोर स्मूदर। ये वाला एक करेक्ट ऑप्शन है, विद लेस रेगुलेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपना देख लेते हैं टॉपिक 2, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू लिबरल डिस्कोर्सेज। अब इसमें आपके पास पहले ही MCQs बन रहा है। ड्यूरिंग द 25 यहाँ पर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 दैट साज द इमर्जेंस ऑफ द सोशल वेलफेयर स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये आपके पास लिखा हुआ है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोप और USA में वेलफेयर स्टेट डेवलप हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक है कि 1970 का जब इरप्शन ऑफ द OPEC ऑयल क्राइसिस इन द अर्ली 1970 में जब ऑयल क्राइसिस हुआ तो इकोनॉमिक्स जो रिसेशन है उसने न्यू लिबरलिज्म को मौका दिया कि वो अपने एजेंडे को प्रमोट कर सके। वोकट 2012 में कहते हैं कि स्टेट को इनका कि जो न्यू लिबरलिज्म है ना उसका असल मकसद था कि स्टेट्स को बदलकर एक एजेंसीज बनाएं जो सोसाइटी को मार्केट के हिसाब से चलाएं। ठीक है, यहाँ पर एक और हमारे पास दी हुई है हाइक आइडियोलॉजिकल फार्मिंग दैट। अब हाइक ने क्या कहा कि फ्री मार्केट ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सोसाइटी को सही से मैनेज कर सकती है, और इस आइडियोलॉजी का जो है ना वो मेन बात क्या थी कि इंडिविजुअल्स को आज़ादी मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे। जी हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है पैक एंड बर्नर 2009 में ये क्या कहते हैं? पैक, थियोडोर और बर्नियर 2009 में कहते हैं कि न्यू लिबरलाइजेशन एक इनकम्प्लीट और कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस है जो कि इकोनॉमीज को रीशेप कर रही है। ठीक है, ये आपने MCQs के लिए भी याद रखनी है और सब्जेक्टिव के लिए भी। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द CDA न्यू लिबरलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें अब क्या है हमारे पास,
हॉलबरो जो है 2012 में वो कहते हैं कि न्यू लिबरलिज्म सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी है जो कि डिस्कोर्स के अंदर आ चुकी है। डिस्कोर्स इज डीम टू रिप्रोड्यूस एंड कमेंट न्यूलिबरलिज्म। अब यहाँ जो फेयर क्लब है वो उन्होंने ऑब्जर्व किया 2009 में, ऑल द हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स कंटेम्प्रेरी प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इनहेरेंटली हैव अ लैंग्वेज डायमेंशन, कि ग्लोबलाइजेशन के तमाम प्रोसेस में लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है किसने जो 5 अप्रोचेस दी थी एग्जामाइन करने के न्यूलिबरलिज्म को, जेजफ ने दी थी 2013 में एज आउटलाइन 5। कितनी अप्रोचेस थी? 5 थी। और किसने दी थी और क्या दी थी ये आपने याद रखनी है। कौन कौन सी यहाँ पर है? फर्स्ट अप्रोच इज अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ हाउ इट्स आइडियोलॉजी इमर्ज्ड, आइडियोलॉजी कि कैसे ये आइडिया है ये पहले फ्रिंक था और फिर ये मेन स्ट्रीम बना। यहाँ पर जो 5 अप्रोचेज हैं जो जेजफ ने 2013 में दी थी, कौन कौन सी? एक आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, कैपिटलिस्ट ऑफेंसिव और ग्लोबलाइजेशन प्रैक्टिसेस। अब आइडियोलॉजी में हमारे पास क्या आता है कि कैसे ये आइडिया है जो पहले फ्रिंक था और फिर मेन स्ट्रीम बना। इसी तरह पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। फिर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में आता है कि कैसे कंपटीशन जो है ना उसको प्रमोट करना, जो हमारे पास इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में आता है कि जो कंपटीशन है उसको प्रमोट करना और मार्केट्स को ग्लोबली स्प्रेड करना। कैपिटलिस्ट ऑफेंसिव में आता है जो हमारे पास फोर्थ वाला है कि जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है ना उसको कमज़ोर करना। और ग्लोबलाइजेशन प्रैक्टिसेस में आता है फिफ्थ अप्रोच एडवांस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बेस्ड ऑन द फ्री ट्रेड एंड ट्रांसनेशनल प्रोडक्शन, इस चीज़ को इंक्रीज करना। टॉपिक 4 हमारे पास है इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन एंड सीडी। इसमें बच्चों इसमें ये है कि आजकल जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं ना उसमें जो इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं और जो आम लोग हैं वो डिबेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें रिशियो और वैटसन का अगर हम पढ़ें तो रिशियो कहते हैं कि हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में इकोनॉमिस्ट थ्योरीज बनाता है, चाहे वो एक्सपर्ट है या नहीं है, या आम इंसान है। और वैटकिसन कहते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए इकोनॉमिस्ट को इंटरप्रेट करते हैं। और रिशियो ये भी कहता है कि आम लोगों की इकोनॉमिक स्टेटमेंट को हम सिर्फ इरेशनल कहकर डिसमिस नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, बल्कि हर जो व्यू पॉइंट है उसका अपना एक डिस्कर्सिव स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास अब है कंक्लूजन में क्या है कि जो न्यू लिबरलिज्म है उसने किस चीज़ को प्रमोट किया था, तो उसने किया था कि जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं वो कम और जो इंडिविजुअल्स हैं वो खुद अपना काम संभालें। लेकिन और फिर फर्ग्यूसन जो है 2010 में उसकी ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी क्विज 3 में भी आ चुकी है और ये फाइनल के सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्ग्यूसन ने कहा कि हर क्रिटिकल रिसर्चर यही रिजल्ट निकलता है कि न्यू लिबरलिज्म जो है वो जो यहाँ पर है ना कि पुअर इज़ बैड फॉर पुअर एंड वर्किंग पीपल, जो बैड वर्ड है ये मिसिंग होगा, ये आपके एमसीक्यूज में आ चुका है। न्यू लिबरलिज्म इज़ बैड फॉर पुअर एंड वर्किंग पीपल, जो न्यू लिबरलिज्म है वो गरीब और वर्किंग क्लास के लिए बुरा है, इसलिए जो हमें एक इसका मुकाबला करना चाहिए। ये नेक्स्ट हमारे पास 2005 और 2009 वाले कहते हैं कि जो न्यू लिबरलिज्म ये असल में कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करके ना उसी को मजबूत करने का तरीका एक बन गया है। तो ये था जी आज का हमारे पास लेसन नंबर 25। इसमें से अगर हम क्वेश्चंस देखें तो आ सकते हैं कि न्यू लिबरलिज्म क्या होता है और इसके मेन फीचर्स कौन से हैं। तो जो मैंने आपको पहले ही बताए थे वो जो करैक्टरिस्टिक में थे वो इसके मेन फीचर्स हैं। उसके बाद न्यू लिबरलिज्म किस तरह डेवलप हुआ और कौन से इवेंट इंपॉर्टेंट है, तो ये वर्ल्ड वार 2 के बाद वेलफेयर स्टेट थी, वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ। उसके बाद सीडीए किस तरह से न्यू लिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन को करता है, एनालाइज करता है। सीडीए देखता है कि लैंग्वेज और डिस्कोर्स कैसे न्यू लिबरेट आइडियाज़ को फैलाते हैं। तो ये हमारा था जी लेसन नंबर 25। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ना। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।